हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नो ट्रस्ट योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नदियां और जो उनके उद्गम स्थल हैं उनके बारे में, और उनके या संगम जहाँ पे हुआ है, या उनके जो भी मुहावर मुहाने हैं जिस स्थान पे वो यानी कि गिरती है, जिस स्थान पे वो किसी समुद्र में या किसी नदी में अन्य नदी में विलीन हो जाती है, उसके बारे में आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी वीडियो बना रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मैं माफ़ करना। एंड चलते हैं अब हम आगे। ये देखना, ये भारत का मैप है। सबसे पहले में तो आप ये भारत का मैप देख रहे होंगे, और ये कुछ झील टाइप की, नदी टाइप की कुछ चीज़ भी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। बाल मानसरोवर झील से निकलती है। और ये जो मानसरोवर झील है, ये तिब्बत के यहाँ इस स्थान पे पड़ता है, कैलाश मानसरोवर झील के स्थान पे। अब ये जो तिब्बत के पास में मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलती है, और इसकी जो टोटल लंबाई है हमारी, वो है 8,800 किलोमीटर। और ये भारत से जम्मू कश्मीर से होते हुए जम्मू, आजकल इसका एक नया क्षेत्र बन गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये अब भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पे अरब सागर में गिर जाने के बाद में, इससे पहले कुछ इसमें नदियाँ विलीन हो जाती है। तो सबसे पहले में हम कुछ उन नदियों की बात करते हैं कि आखिरकार वो नदियाँ कौन कौन सी है। तो वो है सिंधु नदी में जो मिलती है, वो मिलती है झेलम सबसे ऊपर से, फिर मिलती है रावी, फिर मिलती है यहाँ पे सतलुज, और फिर मिलती है यहाँ पे व्यास। व्यास नदी जो होती है वो भारत में ही सतलुज नदी में मिल जाती है। आपको मैं एक बात और बता दूँ, इसी सतलुज नदी से पंजाब से होते हुए राजस्थान के क्षेत्र से एक इंदिरा नहर निकलती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है, जिसकी जो लंबाई है 168 किलोमीटर है। और इस प्रकार से भारत की सबसे लंबी नहर बन जाती है। तो आइए आगे चलते हैं हम अपना। जो अगली है, हमारी अगली है गंगा नदी। और गंगा नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये गढ़वाल क्षेत्र के गंगोत्री क्षेत्र से निकलती है। ये यहाँ पे हमारा गढ़वाल का क्षेत्र है। और इस गंगा की जो लंबाई होती है, वो गंगा की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर ये गंगा जो है यमुनोत्री से निकलती है, और ये लास्ट में बहुत सारी नदियों के साथ में अपना चल करके, यानी कि इस लाइन से चल करके ये कहाँ पे जाके विलीन हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे नीचे से विलीन हो जाती है। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो इसमें हम भारत के कुछ जो प्रमुख हाँ प्रदेश है वो मिल चलते हैं। जैसे कि यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलने के बाद में यूपी में जाती है, यूपी में जाने के बाद ये जाती है, बिहार में जाने के बाद ही पश्चिम बंगाल में जाती है। इस प्रकार से भारत में अपनी दूरी को तय करती है। इन राज्यों में तय करते हुए ये बंगाल में विलीन हो जाती है। जो सबसे लास्ट का क्षेत्र होता है, यहाँ पे भारत में जो गंगा नदी पे बना हुआ है वो है फरक्का बांध, और फरक्का बांध से ही अलग हो जाती है। उससे पहले यहाँ पे एक नदी निकलती है इससे, ये है हुगली नदी। आप देख रहे होंगे यहाँ से इस तरीके से निकल जाती है। और इसी पे ही एक बांध है जिसको, हाँ सॉरी, इसी पे एक बंदरगाह है जिसको बंदरगाह है कोलकाता। और ये कोलकाता जो बंदरगाह है वो इसी पे ही है हमारा, जो बंदरगाह भी है और एक प्रमुख शहर भी है, और जो कि बंगाल की राजधानी भी पड़ता है। अब मैं आगे बात करता हूँ तो ये सबसे लंबी जो होती है ये उत्तर प्रदेश से बहती है। उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश यूपी से बहती हुए ये कहाँ पे विलीन हो जाती है लास्ट में, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से होते बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई आप अलग अलग जगह पे अलग अलग देख सकते हो, जैसे कि 2510 किलोमीटर भी आप किसी किसी किताब में इसकी हो सकती है। तो जो आपको मैं एक और बात बता दूं, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने आप में एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है ये सुंदरवन है कहाँ पे हमारा, ये सुंदरवन हमारा पड़ेगा इस जगह पे, यहाँ पे सुंदरवन भी हमारा यहीं पे पड़ने वाला है। आगे चलते हैं हम अपनी अगली नहर की नदी की ओर, जो कि है इसी का एक पार्ट, यानी कि हमारी जो है यमुना नदी। यमुना नदी जो होती है वो भी हमारी कहाँ से निकल के जाती है, गंगा की ये सहायक नदी होती है, और ये यमुनोत्री से निकल के जाती है, जो कि बंदरपुर के पश्चिम ढाल में स्थित है। और ये हमारी कहाँ पे जाके मिल जाती है, इलाहाबाद या प्रयाग में जाके मिल जाती है, जो कि अभी कुछ ही साल पहले
कुछ ही समय पहले इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे इस स्थान पे ये प्रयागराज है, स्थान भी क्या है, प्रयागराज है, और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है। अगर मैं आगे इसकी बात करता हूँ तो इसमें भी कुछ नदियाँ मिल जाती है, जैसे चंबल नदी है, वेत नदी, वेतवा नदी है, जो कि हम आगे थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो ये मैं फिर से बता दूँ, ये हमारे निकलते हैं गंगोत्री से, और गंगोत्री से निकलने के बाद में ये आगे हमारी इस तरीके से हमारे ये गंगा में मिल जाती है, जो कि अगर मैं देखता हूँ इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। इसकी यमुना की जो लंबाई होती है वो होती है 1375 किलोमीटर। आगे चलते हैं, आगे चलता हूँ मैं चंबल नदी पे आता हूँ। तो चंबल नदी जो है ये भी हमारी यहीं पे है, ये रही हमारी चंबल नदी। और ये किसकी, ये भी हमारी जो है यमुना की सहायक नदी है, या दूसरे शब्दों में कही कि ये भी हमारी गंगा की सहायक नदी है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। एक जाना पाओ पहाड़ियाँ ये यहाँ से निकल के चलती है, और ये जो मध्य प्रदेश के मऊ या महोबा, कहीं कहीं पे आप महोबा भी पढ़ोगे इसको, तो महोबा स्थान से निकल के जाती है, और ये उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में जाके यहाँ पे मिल जाती है। ये इटावा नगर में यहाँ पे मिल जाने के बाद में अगर मैं देखता हूँ तो ये जो नदी है 965 किलोमीटर की अपने ट्रैवल तय करती है, यहाँ से इधर से जाती है और ये लास्ट में आके इधर मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी होती है वो होती है चंबल, और चंबल जो गंगा की सहायक सबसे बड़ी नदी होती है वो होती है यमुना। तो अब आगे अगली नदी की बात करते हैं। तो अगली नदी की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा सतलज नदी। सतलज नदी भी हमारी जो होती है राक्षसताल के पास से निकलती है। ये भी यहाँ से तिब्बत के पास में ही जो होता है मानसरोवर झील के पास में राक्षसताल है, वहाँ से ये झील निकल के चलती है, और फिर ये जाके आगे चल के इस नदी इस प्रकार से ये किसमें मिल जाती है, ये चेनाब नदी है, और ये चेनाब नदी में मिल जाती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चेनाब नदी में मिल जाने के बाद में अगर मैं उससे पहले बात करता हूँ तो इसका भारत में जो चेनाब नदी में जो इसका मुहाना है वो होता है मिठान कोट पड़ता है एक स्थान, मिठान कोट के नाम से एक स्थान आता है। तो उस स्थान पे क्या होते हैं, सिंधु में लास्ट में आकर के क्या हो जाते हैं, मिल जाती है। अगर मैं चलो आगे चलते हैं इसी नदी से आगे, तो आगे है रावी नदी। रावी नदी जो होती है कुल्लू कांडला ज़िले के जो होता है कांडला ज़िले का जो रोहतांग दर्रा है उसके पास में चेनाब नदी मिल जाती है। बट अगर मैं इसकी थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ तो ये जो रावी नदी है मेरी, रावी नदी 720 किलोमीटर का ट्रैवल तय करती है, यानी कि 720 किलोमीटर चलती है, और मुल्तान के पास में मुल्तान में ये मुल्तान जो पड़ेगा पाकिस्तान में पड़ेगा, ये वहाँ पे मिल जाती है। तो ये जो नदी है रावी नदी, ये जो रावी नदी है ये हिमाचल प्रदेश यानी कि एचपी से निकलती है, यानी कि ये रहा यहाँ पे एचपी, फिर पंजाब पीबी, अगर मैं लिखता हूँ पंजाब, और फिर ये पाकिस्तान के वहाँ पे मुल्तान में जा कर के किसी में नदी मिल जाती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। इस प्रकार ये बीच में जो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस करते हैं फिर से बता देता हूँ, 720 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। आगे चलते हैं तो आगे आती है हमारी झेलम नदी। ये झेलम नदी जो होती है हमारे शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलने के बाद में ये फिर कश्मीर के निकट में किस में मिल जाती है, ये भी हमारी चेनाब नदी में ही मिल जाती है। तो ये जो टोटल दूरी तय करती है वो करती है 400 किलोमीटर का ट्रैवल तय करती है, और इसको दूसरी भाषा में विस्तृता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विस्तृता के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसका एक अन्य नाम है। और इस पे आप जो हिटलर होता है वो इसी के पास में ही हमारा जो एक युद्ध लड़ता है इसी के पास में ही लड़ता है, इससे लड़ता है, और वो युद्ध ये आप अच्छे से जान सकते हैं अपना हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद में। अगर मैं अगली नदी की बात करता हूँ तो अगली नदी आती है हमारी व्यास नदी, जो कि व्यासकुंड के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, और ये रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद में भारत में कहाँ से आती है, यानी कि हिमाचल प्रदेश से जाती है और पंजाब यानी कि पीबी से जाती है। अगर मैं आगे बात करता हूँ, ये जो नदी है व्यास नदी ये 615 किलोमीटर का ट्रैवल तय करती है, और इस प्रकार से ट्रैवल तय करने के बाद में किस में मिल जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है। और इसी में
इसी से जो सतलज नदी है ये लास्ट में कहाँ पे मिलती है, मैं आपको एक फिर से छोटी सी और बता दूँ। हरी के जो कि बांध है, हाँ, हरी के निकट का एक बांध है, उसके पास में ये पहले मिल जाती है। आगे चलते हैं हम, आगे आते हैं हम कोशी नदी पे, जो कि कोशी नदी है बंगाल का शोक के नाम से भी जानी आती है। और ये गोसाई थान चोटी के निकट उत्तर से निकलती है और ये गंगा नदी में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। अगर मैं इस नदी की थोड़ी सी और बात करता हूँ आपसे, तो इसका जो एक अन्य नाम है वो है अरुण नदी। अरुण नदी भी इसका एक अन्य नाम है। और ये नेपाल से प्रभावित होती हुई नेपाल से निकलते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में ये संकट लेके आती है। यानी कि बिहार का, जो कि मैंने बताया, ये बिहार का शोक भी कहलाती है। बिहार का शोक के नाम से भी इस नदी को क्या जाना जाता है, बिहार के शोक के भी नाम से इस नदी को क्या जाना जाता है। यानी कोशी नदी जो होती है वो संकट लेके आती है बिहार के लोगों के लिए, इसलिए इसको क्या जाना जाता है, बिहार का शोक भी जाना जाता है। अगली नदी की बात करते हैं हम, तो अगली नदी आती है मेरी गंडक नदी, जो कि नेपाल से निकलती है और गंगा के नज़दीक कहाँ पे मिल जाती है जाकर के, ये गंगा के नज़दीक पटना में गंगा में मिल जाती है, पटना के नज़दीक। बट अगर मैं आपको इससे पहले बात कर देता हूँ, ये 425 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। और यहाँ से इसका एक अन्य नाम भी है, इसका एक अन्य नाम है नारायणी नदी। नारायणी नदी इसको भी बोला जाता है हम गंडक नदी को। और इसके फिर से अगर मैं बात करता हूँ, ये उत्तर जो इसका मुहाना है गंगा नदी में वो होता है हाजीपुर के पास में, ये गंगा में मिल जाती है। और इसकी जो, मैंने फिर से बता रहा हूँ, इसकी जो टोटल डिस्टेंस है 425 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। आइए चलते हैं अब हम अपनी अगली नदी की ओर। तो आते हैं अब शारदा नदी पे। आखिरकार अगर मैं बात करता हूँ शारदा नदी की, इसको गौरी गंगा या काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गौरी गंगा के नाम से भी इसको क्या करते हैं, संबोधित किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ काली गंगा के बारे में, तो ये जो नदी है ये हमारी कुमायूं हिमालय के पास से निकलती है और ये घाघर में क्या करती जाती है, मिल जाती है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वो पड़ता है मात्र उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र पड़ता है। और ये कुमायूं से निकल के कुमायूं हिमालय से निकल के ये भारत में प्रवेश बड़े आराम से कर जाती है। आगे चलते हैं, आगे आता है मेरा घाघर नदी या कर्णाली नदी, या इसको कहीं कहीं कर्णाली भी बोला जाता है, कोनाली भी बोला जाता है, बात यही है इसको, या फिर घाघर नदी भी बोला जाता है। अगर मैं इस घाघर नदी की बात करता हूँ तो इसका क्षेत्रफल यहाँ से स्टार्ट होता है और ये देख सकते हैं आप, ये सोन नदी से पहले गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसी प्रकार हम गंडक नदी के बारे में बात कर सकते हैं, कोशी नदी के बारे में बात कर सकते हैं। और फिर से अगर मैं बात करता हूँ तो ये नेपाल के तकलाकोट से निकलती है और ये गंगा में सारण तथा बलिया जिले के पास में क्या हो जाती है, मिल जाती है। और ये अगर मैं बात करता हूँ और इसके बारे में थोड़ा सा घाघर नदी के बारे में, तो भाई साहब घाघर नदी है जो ये तिब्बत से निकल के आती है। थोड़ा सा तिब्बत क्षेत्र है इसका थोड़ा सा, यानी कि तिब्बत नेपाल होता है, तिब्बत के पास में थोड़ा सा तिब्बत से निकल के आती है। बट इसका जो प्रभाव क्षेत्र है मेन जो होता है हमारा नेपाल होता है। और ये फिर उत्तर प्रदेश में भी निकल के आती है, यानी कि यूपी में चलती है और यूपी में चलने के बाद में ये बिहार में और ट्रैवल करती है। अगर मैं इसकी टोटल डिस्टेंस देखता हूँ घाघर नदी के बारे में, तो 1080 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। और ये छपरा, उत्तर प्रदेश के एक छपरा स्थान से टोटल मिल जाती है। बट यहाँ पे मैंने इन दोनों बलिया जिले के पास, सारण तथा बलिया जिले के पास में जो सीमा बनाती है वो छपरा पे बनाती है। और इस प्रकार ये गंगा में मिल जाती है। अगली नदी की बात करता हूँ मैं, तो अगली नदी आती है मेरी बेतवा नदी, जो कि यमुना ही नदी की क्या है, सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये भोपाल के निकट जो हमारे रायसेन ज़िला है उसके पास में ये एक गांव पड़ता है, कुमार गांव के नाम से। तो इसमें ये इससे निकलती है और
हमीरपुर में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में क्या जाती है, मिल जाती है। जो इसका प्रभाव क्षेत्र रहता है वो होता है एमपी और यूपी, इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। और इस प्रकार ये गंगा यमुना में मिल जाती है, यहाँ से निकल के बड़े आराम से ये यमुना में मिल जाती है। आगे चलते हैं हम अगली नदी की ओर। तो अगली नदी है हमारी रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी के बारे में अगर मैं बात बता दूं आपको, तो ये नैनीताल के नज़दीक से निकलती है, और नैनीताल के नज़दीक से निकलने के बाद में ये कन्नौज में उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। तो इस अगली नदी की बात करते हैं हम। अगली नदी है हमारी सोन नदी, जो कि सोन नदी को अगर आप देख सकते हो तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना की नदी गंगा में मिल जाती है। अगर हम यहाँ से इसको फिगर में देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, जो कि आगे जल के इसमें मिल जाता है, गंगा में ही मिल जाता है, गंडक नदी के और घाघर नदी के बीच में। तो ये जो नदी होती है ये दक्षिण से आती है गंगा नदी में और मिल जाती है। आगे तो अब बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी की। अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करता हूँ तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, तो और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है उससे पहले ये, या तिब्बत की बात करता हूँ तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से इसको क्या करते हैं, तिब्बत में संबोधित किया जाता है। उसके बाद ये भारत में प्रवेश करती है दिबांग के नाम से, दिबांग के नाम से, दिबांग के नाम से। और फिर इसमें एक नदी आके मिल जाती है लोहित, और ये लोहित नदी जब मिल जाती है, इन दोनों नदियों को मिल जाने के बाद में ये अपना विस्तृत नाम ले लेती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी बाद में गंगा में जाकर मिल जाती है, और इस प्रकार ये मेघना। और जब ये ब्रह्मपुत्र और जब गंगा आपस में मिल जाती है तो मेघना कहलाती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो डेल्टा होता है ये होता है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा फिर से, तो नर्मदा नदी की बात करते हैं। तो नर्मदा जो नदी होती है वो अमरकंटक के विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में क्या जाती है, विलीन हो जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में विस्तरित है नदी, और ये खंबात की खाड़ी में, यानी कि मध्य प्रदेश उससे निकल जाती है। सॉरी, मध्य प्रदेश कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश से ही निकल के चलती है, और ये दक्षिण में ऐसे निकल के ट्रैवल करती है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इस नदी के बारे में, तो ये विंध्याचल जो पर्वत होता है मेरा, विंध्याचल पर्वत प्लस के जो मेरा सतपुड़ा का पर्वत है, सतपुड़ा का जो पर्वत है उसके बीच से निकलती है। और ये अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस होती है वो 1300 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। और 1300 डिस्टेंस तय करने के बाद में ये क्या होती है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। लंबाई में सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी लंबी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। अगर मैं बात करता हूँ अगली नदी की, यानी कि ताप्ती नदी की, तो ये सतपुड़ा और अजंता की जो भ्रमण घाटियाँ होती है, यानी कि बैतूल जिले के पास में मुल्ताई का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें, मैं 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ, और इससे अच्छा तो रेड पेन ही था यार, ये कर लेते हैं, ये भी नहीं चेंज नहीं हुआ क्या। अगर बात करता हूँ ताप्ती नदी के बारे में, तो ताप्ती जो नदी होती है वो मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के मुल्लाई के निकट से निकलती है। और अगर मैं इसकी थोड़ी सी और बात करता हूँ तो ये जो नदी है 724 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है और लास्ट में अरब सागर में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में सूरत के पास में क्या हो जाती है, गिर जाती है। जो इसका प्रभाव क्षेत्र जहाँ जहाँ से ये बहती है वो बहता है एमपी से बहती है ये, और फिर महाराष्ट्र से बहती है, और फिर ये गुजरात से बहती है। तो ये 3 प्रदेशों से होकर बहती है। और मैंने अभी आपको बताया है कि ये सतपुड़ा
जो सतपुड़ा है और अजंता की जो भ्रमण घाटियाँ हैं, जो भ्रमण घाटियाँ हैं उनके बीच से होकर गुजरती है। और ये इस प्रकार से अपना जो विस्तृत क्षेत्र है 724 किलोमीटर का, उसको ट्रैवल करते हुए ये बंगाल अरब की खाड़ी में या अरब की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। ये 3 क्षेत्र से आती है, मैं आपको फिर से बता दूँ। ये आती है मध्य प्रदेश से आती है, और ये महाराष्ट्र से आती है और गुजरात से आती है। अगली बात करते हैं, अगली नदी की बात करते हैं, तो ये आता है क्षिप्रा नदी। तो एक काकरी बरली नामक स्थान से निकलती है, और इस प्रकार से निकलने के बाद में जो इसका विस्तृत क्षेत्र है वो ये ट्रेवल त्याग करते हुए, और ये किस में चली जाती है, चंबल नदी में चली जाती है। तो ये चंबल नदी में जाने के बाद में, और मैं आपको बता दूं, ये उज्जैन में पड़ता है। और उज्जैन में किसका मंदिर है, महाकाल का मंदिर है। उज्जैन में किसका मंदिर है, महाकाल का मंदिर, यानी कि भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पे। अगर मैं अगली नदी की बात करता हूँ अपनी, तो ये आता है महानदी। और महानदी जो निकलती है वो निकलती है सिहावाशा सिहावाशा से, और छत्तीसगढ़ के निकट रायपुर जिला है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है उसके निकट से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में क्या जाती है, विलीन हो जाती है कटक के निकट। जो कटक होता है ये मेरा उड़ीसा में पड़ने वाला स्थान है, ये मेरा उड़ीसा में पड़ने वाला स्थान है कटक। अगर मैं बात करता हूँ अगली नदी के बारे में, तो अगली नदी के बारे में तो ये है मेरी लूनी नदी। जो लूनी नदी है वो अजमेर ज़िले में स्थित जो नागपाड़िया है वहाँ से निकलती है, या दूसरी भाषा में कहें कि जो हमारी अरावली पर्वत है उससे निकलती है। और ये भारत की ये अंतः स्थलीय है, ये अंतः स्थलीय नदियों में से एक है, जो कि ज़मीन से ही चलती है और ज़मीन पे ही समाप्त हो जाती है। तो ये अंतःस्थलीय नदी है भारत की। तो अंतःस्थलीय नदी में से ये जो होता है, जो इसका ट्रैवल होता है, ये जो ट्रैवल करती है वो राजस्थान से और गुजरात से, ये दो जगह से ये ट्रैवल करती है। और जो इसकी टोटल लंबाई होती है, इसकी टोटल लंबाई होती है 320 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। और ये जो इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, इसकी जो कुछ सहायक नदियाँ हैं अगर मैं उसकी बात करता हूँ, ये सुखड़ी इसकी सहायक नदी है। और मिठाई, देखो क्या इस तरीके के नाम है, मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ, सुखड़ी और मिठाई और जवाई। हाँ, तो भाई साहब जुबाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जवाई भी इसकी क्या है, सहायक नदियाँ। तो इसकी 3 सहायक नदियाँ हैं। तो इन नदियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है इस लूनी नदी के बारे में वो होता है कि भारत की कौन सी नदी अंतरस्थलीय है, चूँकि ये कहाँ पे कच्छ के रण में गुजर जाती है, निकल जाती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, हमारी इम्पोर्टेंट नदियों में से बन जाती है। तो भाई साहब आगे बात करते हैं हम अपना, इन नदियों को आगे लेके चलते हैं ताकि हम इसको जल्दी से ख़त्म करें। एक और आता है हुगली नदी। जो हुगली नदी है गंगा की ही एक शाखा है, जो कि आपने अभी पीछे मैप में देख लिया होगा। तो ये गंगा नदी से निकलता है, और ये धुलिया पश्चिम बंगाल से निकलने के बाद में गंगा की दक्षिण से, जैसे कि गंगा ऐसे जा रही है तो ये गंगा यहाँ से किसी नीचे से बिल्कुल जाने के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और मैंने आपको बताया था इस पे एक बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह जो है वो किस पे है, वो हुगली नदी पे आता है भारत की। तो जो हुगली नदी है भारत की वो काफ़ी इम्पोर्टेंट नदियों में से एक है, क्योंकि ये अभी अगली जो हमारी नदियाँ हैं उस नदी की बात करते हैं तो आता है कृष्ण नदी। अगर मैं कृष्ण नदी की बात करता हूँ तो ये भारत की दूसरी, ये भारतीय प्रायद्वीप की, ये जो है भारतीय प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप क्या होता है, वो समुद्र का वो क्षेत्र जो, वो भूमि का वो क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय। तो उसको क्या बोला जाता है, द्वीपीय भाग उसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है ये क्षेत्र। और जब ये क्षेत्र 3 ओर से घिरा हुआ है तो भारत की प्रायद्वीप की जो है जो द्वीपीय नदी है ये भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये सेकंड सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीप की। तो ये जो निकलती है ये महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। जो महाबलेश्वर है ये पड़ेगा हमारा महाराष्ट्र में, यानी कि एच पे MH में। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से निकलती है, और ये पश्चिमी घाट जो होता है भारत का, पश्चिमी घाट से निकलती है। और पश्चिमी घाट से निकलने के बाद में ये क्या करती है, ये बड़े आराम से ट्रैवल करती है और बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है, गिर जाती है। अगर मैं कृष्णा की नदियों की जो इसकी सहायक नदी होती है, मैं उनके सहायक नदियों के कुछ के नाम यहाँ से लिख दूँ तो इसका होता है सबसे पहले मूसी,
कोयना, भीमा, भीमा, मालप्रभा, 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 घाटप्रभा, ये इसकी कुछ जो सहायक नदियां हैं उनके नाम है। पंचगंगा, दूधगंगा, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, उनके नाम है। और कुछ इसकी भी और भी इत्यादि कुछ नदियां हैं। और जो ये ट्रैवल करती है, ये ट्रैवल करती है 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस में ट्रैवल करती है। अगली नदी की बात करता हूँ मैं, ताकि हम और जल्दी से इसको ख़त्म करें। ये है मेरी माही नदी। जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और अमझोरा के निकट मेहंदी झील में क्या हो जाती है, से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये जो नदी है ये कर्क रेखा को भाई साहब 2 बार काटती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है ये नदी भी। कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार, तो उसमें हमारी जो भारत की नदी है वो कौन सी है, माही नदी आती है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली। जो इसका ट्रैवल क्षेत्र होता है वो होता है यानी कि एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 ही राज्य क्षेत्र से होकर गुजरती है। अगर मैं बात करता हूँ इसके ट्रैवल की, तो ये ट्रैवल जो करती है 533 किलोमीटर के क्षेत्र में ट्रैवल करती है। अगर मैं इसकी 2 सहायक नदियों के बारे में बात करता हूँ, इसकी एक सहायक नदी होती है सोम, और जो दूसरी इसकी सहायक नदी होती है जाखम। जाखम 2 इसकी सहायक नदियाँ होती हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर इसके आगे बात करता हूँ तो ये कहाँ पे जाके डल जाती है, खंबात में जाकर के क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। चलो आगे चलते हैं। आगे आता है गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी होता है हम भारत की, इसको इसको वरद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वरद गंगा के भी नाम से इसको क्या किया जाता है, वरद गंगा के भी नाम से इसको जाना जाता है, या भारत दक्षिण गंगा के भी नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये भारतीय प्रायद्वीप की क्या है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है भारतीय प्रायद्वीप की। अगर मैं बात करता हूँ लंबाई के मामले में, तो ये जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। और नासिक जिले से निकलने की तुरंत बाद ये जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, एक तो महाराष्ट्र हो जाता है इसका प्रवाह क्षेत्र, यानी कि जहाँ से बहती है, और एक कर्नाटक हो जाता है इसका प्रवाह क्षेत्र, और दूसरा उड़ीसा हो जाता है, और आंध्र प्रदेश इसका क्या हो जाता है भाई साहब, प्रवाह क्षेत्र हो जाता है। इस प्रकार ये 3-4 जिलों से होकर निकलती है। पहला महाराष्ट्र से गोदावरी, फिर कर्नाटका से, और फिर कुछ उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से भी। देखो ये किस प्रकार से ट्रैवल करती हुई निकलती है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। ये भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, और जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। अगर मैं बात करता हूँ इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, सहायक नदियों के बारे में बात करता हूँ तो इसकी एक होता है पूर्णा नदी। ये इसकी पूर्णा नदी है। एक मानप्रभा नदी है इसकी, और फिर ये इंद्रावती इसकी सहायक नदियों में आती है। एक वर्धा आती है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट नदियों में से आती है। और एक ये आती है वेनगंगा। इस प्रकार इसमें ये क्या हो जाती है, अलग अलग से ट्रैवल करती है। और ये आंध्र प्रदेश के निकट डेल्टा का भी निर्माण करती है। आंध्र प्रदेश के निकट ये डेल्टा का भी निर्माण करती है। अगली जो नदी आती है वो आती है हमारी कावेरी नदी, जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखो इसको कहा जाता है दक्षिण गंगा, और उसे कहा जाता है दक्षिण की गंगा के नाम से, यानी कि जो हमारी पिछली वाली नदी है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। और ये जो हमारी कावेरी नदी है, ये किस नाम से जानी आती है, ये दक्षिण गंगा के नाम से जानी आती है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो है ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है कर्नाटक की, उसके दुर्ग जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। और जो इसकी टोटल लंबाई है 805 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। और ये नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु,
ये तमिलनाडु 3 राज्य से होकर गुजरती है और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो मैंने आपको बताई दी है, 805 किलोमीटर है। और ये शिव समुद्र जो जलप्रपात है वो इसी नदी पे आता है। कौन से वाला? शिव समुद्रम। शिव समुद्र में जो जलप्रपात है इसी पे आता है। अगर मैं बात करता हूँ फिर से आगे, तो ये भी तमिलनाडु में क्या करती है, ये भी तमिलनाडु में डेल्टा का निर्माण करती है। ये भी तमिलनाडु में डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये आगे चलती जाती है। और इसकी कुछ जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियों की बात करता हूँ मैं तो हेमावती, इसकी जो सहायक नदियाँ हेमावती, तिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी आदि इसकी क्या है, कुछ जो सहायक नदियां हैं वो है। और ये 805 ट्रैवल करती है, 805 किलोमीटर का ट्रैवल करती है। और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस पे इसी नदी पे जो है शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो बनता है भारत का। अगर मैं अगली नदी की बात करता हूँ तो अगली नदी है मेरी तुंगभद्रा नदी। ये गंगा मूल की चोटी से निकल के तुंगा और कडूर के भद्रा नामक जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ से मिल जाती है। और इसी में क्या आता है, ये बाद में किस में मिल जाती है, ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। अगर मैं इससे अगली नदी की बात करता हूँ तो ये अगली नदी है साबरमती नदी, जो साबरमती नदी है। अगर मैं ये इसकी बात करता हूँ तो ये जयसमुद्रम झील उदयपुर के निकट जो हमारे अरावली की पहाड़ियाँ हैं उससे निकलती है। और ये सारा का सारा क्षेत्र कहाँ आता है, ये आता है राजस्थान के अंतर्गत। अगर राजस्थान की बात करता हूँ मैं तो ये राजस्थान में आता है। और ये जो नदी है राजस्थान और गुजरात, ये राजस्थान और गुजरात दोनों जगह से प्रवाह क्षेत्र है इसका। और ये जो ट्रैवल करती है 416 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और जो इसकी सहायक नदी की बात करता हूँ मैं, वकाल इसकी एक सहायक नदी है। और ये कच्छ के रण में क्या हो जाती है, यह खंबात की खाड़ी में आगे जाकर के विलीन हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ सोम नदी के बारे में, तो अभी हमने पीछे से पढ़ा था ये किसकी सहायक नदी है, वो आपको डिटेल में कमेंट करके बताना है कि सोम नदी किसकी है। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि इसकी जो एक नदी होती है जाखम, जो कि जाखम बताया था मैंने, दो नदी जो सोम नदी, सोम और जाखम दोनों किसी न किसी एक नदी की सहायक नदी है, जो मैं अभी आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि किस नदी की ये सहायक नदी है। तो अब मैं आगे बात करता हूँ तो ये विछा मेंढा उदयपुर ज़िले से ही निकल के चलती है और ये माही में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। यानी कि माही जो नदी होती है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, इस प्रकार से कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पे हाफ पे आती है, तो उस रेखा पे आती है, तो ये उसी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये नदी किसकी सहायक नदी है। अगली जो हमारी नदी है, अगली नदी है पेन्नार नदी। तो ये दंती दुर्ग नामक एक स्थान है कर्नाटक में, ये वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ट्रैवल लास्ट में कर जाती है। अगर मैं बात करता हूँ अगली जो नदी है हमारी, वो है उमियान नदी, जो कि ये हमारी कहाँ से निकलती है, ये हमारी उमियान झील से निकलती है। और ये स्थान कहाँ पे आता है, ये स्थान आता है मेघालय में। और ये लास्ट में आगे ब्रह्मपुत्र नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो अब आते हैं हम अगली नदी पे, पेरियार नदी पे। तो पेरियार नदी जो होती है हमारी केरल से बहती हुई पेरियार झील से निकलती है और ये बंगाल, और ये किस में लास्ट में पेरियार नदी जो होती है किस में विलीन हो जाती है, अरब सागर हो जाती है। दक्षिण टोन्स, तो दक्षिण टोन्स की बात करते हैं तो ये नदी भी हमारी निकलती है कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें, सिरसा के नामक जो गंगा का स्थान है वहाँ से इसमें विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार जो हमारी टोटल नदियाँ थी वो समाप्त तो होने के कगार पर है। ये हमारी आज की लास्ट नदी है तो वेगाई। तो ये वेगाई जो नदी है वो कन्नन नदी से निकलती है और मणिकन्यूर की मद्यूरू के निकट जो तमिलनाडु क्षेत्र है वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में क्या जाती है, ये पहुँच जाती है। तो भाई साहब ये आज की हमारी कुछ, अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करने का, चूँकि मेरा ये भी चैनल नया है। और प्लीज़ 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 इसे कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। तो आज के हमारे इस कंप्लीट नोट्स क्लासेस में आपका स्वागत था और थैंक यू हमारे साथ में बने रहने के लिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू क्लास।